पिछले वीडियो में आपने सुना कि आमना ने लाश को लेने से मना कर दिया तो जेल के सभी लोगों ने मिलजुल कर उसकी लाश को दफनाया। अब आगे ड्राइवर मोहम्मद आजम। इन्हीं दिनों कोट लखपत की जेल की कोठरियों में ड्राइवर मोहम्मद आजम सजाए मौत का कैदी बनकर आया। वह फौज में सिपाही था। लाहौर छावनी के एक मेजर का ड्राइवर था। मेजर साहब की बेगम के उसके बटमैन के साथ गलत ताल्लुकात थे। इस बात का इल्म मोहम्मद आजम को भी था, लेकिन उसने अपनी जुबान बंद रखी, यह सोचकर कि मेजर साहब उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे और बेगम उल्टा कोई ना कोई इल्ज़ाम धरकर उसे मुसीबत में फंसा देगी। एक रात वह तकरीबन 12 बजे नशे में धुत मेजर को क्लब से लाया। मेजर साहब ने उस रात उसे यहीं ठहर जाने को कहा। वह वहीं सो गया। रात 2 बजे उसने एक साया बटमैन की कोठरी की तरफ जाते देखा। वह अंधेरे में भी पहचान गया कि वह मेजर की बेगम थी। उसके आधा घंटे बाद मेजर की आंख खुल गई। उसने बेगम को इधर उधर तलाश किया और किसी शक में मुब्तला होकर बंदूक निकाल लाए। फिर आजम ने मेजर को दबे पांव बटमैन की कोठरी की तरफ जाते देखा। गुस्से में उन्होंने दरवाजे पर लात मारी। दरवाजा भड़ाक से खुला। बेगम और बटमैन उस वक्त एक दूसरे की बाहों में मदहोश पड़े हुए थे। जिस्म पर कोई कपड़ा तक न था। बेगम ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि नशे में धुत होकर मेजर इतनी जल्दी जाग जाएगा। दोनों थर थर कांपने लगे। मेजर ने गुस्से के जुनून में एक साथ 3 गोलियां बटमैन के जिस्म में उतार दी। अचानक उसे होश आया कि वह क्या कर बैठा। बटमैन अभी मरा नहीं था, उसकी नब्ज चल रही थी। कत्ल से बचने के लिए मेजर ने ड्राइवर को आवाज लगाई और बटमैन को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाकर फौरन अस्पताल चलने को कहा। ड्राइवर आजम ने बटमैन की जिंदगी के लिए दुआ मांगते हुए फौरन गाड़ी तेज रफ्तार से अस्पताल की तरफ भगा ली। मेजर उसके साथ अगली सीट पर बैठा था। गाड़ी अस्पताल पहुंची। जो ही उसे उतारने लगे देखा कि बटमैन दम तोड़ चुका था। मेजर साहब का रंग उड़ गया। ड्राइवर से बोले, अब कत्ल तो मुझसे हो ही गया है, क्यों ना लाश ले जाकर थाने में पेश हो जाऊं। हो सकता है अदालत हालात को मद्देनजर रखते हुए मुझे माफ कर दे, वरना इस कत्ल से भागकर तो मैं अपने जुर्म में और इजाफा कर लूंगा। बेहतर जनाब, कहते हुए ड्राइवर आजम ने गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ा दी। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही मेजर साहब ने उसे बाहर रुकने के लिए कहा। तुम यहीं ठहरो, मैं थानेदार से बात करता हूँ। तकरीबन आधे घंटे बाद 2 सिपाहियों सहित वह थानेदार के साथ बाहर आया। सिपाहियों ने लाश उतरवाई और थानेदार ड्राइवर आजम से बोला, तुम अंदर आओ, तुम्हारे बयान लेने हैं। और मेजर से कहा, आप बेगम साहब को लेकर यहाँ पहुंच जाएं, तब तक मैं इनके बयान लिखता हूँ। गरीब पठान आजम को इस बात का क्या इल्म की किस्मत उसके साथ क्या गुल खिलाने जा रही है। मेजर गाड़ी लेकर कोठी की तरफ चल दिया और आजम थानेदार समेत अंदर आ गया। अंदर आते ही थानेदार ने उससे कहा, ओहो बेवकूफ, यह तुमने क्या जुल्म किया। जरा सी तकरार पर तुमने अपने ही फौजी भाई को गोली मार दी। यह सुनते ही आजम के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। वह बोला, खुदा की पनाह थानेदार साहब, आप यह क्या फरमा रहे हैं। मेरी तो उससे कोई तकरार नहीं हुई। इसको गोली तो मेजर साहब ने मारी, क्योंकि उन्होंने ही इसे अपनी बीवी के साथ ऐश करते देख पकड़ लिया था। सुअर के बच्चे, बकवास बंद करो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ऑफिसर की पगड़ी उछालते हुए। अगर उसने कत्ल किया होता तो तुम्हारे जैसे चश्मदीद गवाह को भी जिंदा ना छोड़ता और ना ही लाश लेकर थाने में खुद हाजिर होता। अभी उसकी बेगम आ जाती है, सब मामला साफ हो जाएगा। बेकसूर आजम की तो रोते रोते हिचकियां बंद गई। उसने गिड़गिड़ाकर दलीलें दी, लेकिन उसकी सुनने वाला तो कोई नहीं था ना। उसको धक्के मार कर हवालात में बंद कर दिया गया। चंद मिनट बाद ही मेजर अपनी बेगम को लेकर आ पहुंचा। रास्ते में उसने बेगम को पढ़ा दिया कि उसे क्या कहना है। बेगम ने अपने बयान यूं लिखवाए। बटमैन, सादक और ड्राइवर आजम तकरीबन 1 साल से हमारे साथ हैं। सादक सुन्नी मुसलमान था और आजम शिया पठान। इन दोनों को बहुत बार झाड़ा भी, लेकिन ये झगड़ा करने से बाज नहीं आते थे। आज भी दोपहर को बटमैन ने इसको मजाक में कहा, मुहर्रम नजदीक आ रहा है, तुम्हारे स्यापे करने के दिन आ गए हैं। इस पर आजम ने उसे गाली देकर कहा, खामोश खंजीर की औलाद, वरना साले सीने में गोली उतार दूंगा और तुम्हारी माँ बहन स्यापा करती फिरेंगी। इस पर ये दोनों गुत्थम गुत्था भी हो गए। मैंने इनको झाड़कर एक दूसरे से अलग किया। ये एक दूसरे को मार देने की धमकियां दे रहे थे। मेरे ख्वाब में भी नहीं था कि आजम अपनी धमकी को अमली जामा पहना देगा। आज रात जब मेजर साहब को लेकर आजम आया तो बटमैन उस वक्त फिल्म देखने गया हुआ था, इसलिए मेजर साहब ने आजम को बाहर वाले कमरे में आराम करने को कहा और घर की हिफाजत के लिए बंदूक भी दे दी। इसके बाद हम लोग सो गए। रात तकरीबन 2:30 बजे हमने एक साथ 2 गोलियां चलने की आवाज़ सुनी और बटमैन की चीख भी।
मैं और मेजर साहब दौड़कर बाहर आए तो देखा कि बटमैन अपने बिस्तर पर छटपटा रहा था और आजम आजम गुस्से में उस पर बंदूक ताने खड़ा था। हमारे देखते देखते उसने एक और गोली मार दी जो उसकी बाजू में लगी। इस पर मेजर साहब ने दौड़कर उससे बंदूक छीन ली। मेजर साहब ने उसे गाड़ी में डलवाया और अस्पताल ले गए। लेकिन अभी अभी मेजर साहब ने मुझे जाकर बतलाया कि बटमैन ने अस्पताल में रास्ते में ही दम तोड़ दिया है और मुझे अपना बयान दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन चलना है। लिहाजा मैं इनके साथ पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान दे रही हूँ। मैंने जो कुछ लिखवाया है इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। इसके बाद थानेदार ने मेजर साहब का बयान रिकॉर्ड किया, फिर आजम को अपना बयान देने के लिए कहा। उस गरीब ने रोते कुरलाते हकीकत बयान कर दी, लेकिन थानेदार ने उसके बयान पर यकीन ना करते हुए उसके खिलाफ जेरे दफा 302 में कत्ल के इल्जाम का पर्चा दर्ज कर दिया। उसका मुकदमा मार्शल लॉ की अदालत में चला, जहां मेजर और उसकी बेगम के बयानों के सामने कोई दलील नहीं सुनी गई और 3 महीने के अंदर अंदर सजाए मौत देकर कोट लखपत जेल लाहौर भेज दिया गया। उसने सदर के यहाँ रहम की अपील की, लेकिन वह भी खारिज हो गई। उसके आने के 20 दिन के अंदर अंदर उसको फांसी लगने का हुक्म आ गया। वह बेवा माँ का इकलौता बेटा था। उसकी गरीब माँ रोती कुरलाती सदर के यहाँ गई। सदर ने उसको एक लड्डू देकर कहा, लो माँ, अपना मुंह मीठा करो, मैंने तुम्हारे बेटे की सजाए मौत माफ कर दी और जेल वालों को भी हुक्म भेज दिया है कि वो उसे फांसी ना लगाएं। तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले मेरा तार वहां पहुंच गया होगा। जाओ, जाकर आराम करो, कल तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास होगा। लेकिन कोट लखपत जेल में इस किस्म का कोई तार नहीं पहुंचा। अगली सुबह जब माँ खुश खुश अपने बेटे को लेने पहुंची तो जेल वालों ने उसको उसकी लाश हवाले कर दी, जिसे देखकर बुढ़िया बेहोश हो गई और फिर कभी नहीं उठी। उस दिन जेल की ड्योढ़ी से एक साथ 2 जनाजे निकले। इस तरह के न जाने कितने ही जनाजे पाकिस्तान अवाम के मार्शल लॉ के हाथों निकले, लेकिन अफसोस यह कौम बरसों से मार्शल लॉ का बोझ अपने मासूम कंधों पर उठाए हुए है। एक ही मसीहा उठा था, जुल्फिकार अली भुट्टो। उसको भी फौज ने फांसी पर चढ़ा दिया। अब लगता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का हमेशा हमेशा के लिए गला घोट दिया गया है। जिस कौम की मुहाफिज फौज को भेड़ियों की तरह अपने ही लोगों का खून पीने की आदत पड़ जाए, उसे जुल्म सितम से कोई बाहरी ताकत चाहे बचा ले, वह कौम अपने आप उससे निजात नहीं पा सकती। कोट लखपत जेल की फांसी की कोठरियों का इंचार्ज वार्डन रफीक शाह था। हर आने वाले सजाए मौत के कैदी की जेबों और टीनों पर उसकी खास निगाहें होती थी। रिश्वत में उसे 50 पैसे भी मिल जाएं तो वो उसे छोड़ता नहीं था। उसने घर में 2 भैंसें पाल रखी थी जो जेल की रोटियों और चनों पर पलती थी। वह कैदियों को इस बात पर मजबूर करता कि कम से कम 1 रोटी फालतू लें और शाम को इकट्ठी करके उसे दे दें। तकरीबन 80 कैदियों से दोनों वक्त 160 रोटियां मिल जाती। 2 रोटियों का वजन तकरीबन 6.5 छटाक होता था। इस तरह हर रोज रफीक शाह की भैंसों के लिए फांसी पहरे से तकरीबन 50 किलो रोटियां और 10 किलो चने जाया करते थे। कुछ लोग यहाँ तक कहते थे कि रफीक शाह के घर रोटी नहीं पकती, बल्कि उसका परिवार भी जेल की रोटियों पर पलता है। इसके अलावा गुड़, सरसों का तेल और साबुन जो कैदियों को जेल की तरफ से मिलता था, वह भी कैदी रफीक शाह की भेंट चढ़ा दिया करते। अमीर कैदी तो अपनी मुलाकात में आने वाले सामान में से फल, मिठाई, देसी घी, खुशबूदार साबुन और नकद पैसे भी दिया करते। हर कैदी की अपनी अपनी कमजोरियां होती थी। कोई चरस का शौकीन था तो कोई अफीम का, किसी को शराब का चस्का था तो किसी को औरत का, और रफीक शाह तकरीबन कुछ ना कुछ ले देकर सबके शौक पूरे कर दिया करता था। हैरत तो इस बात की होती थी कि लोग मौत के मुंह में बैठकर भी गुनाहों से तौबा नहीं करते थे। कई बार फांसी पहरे के कैदियों की रिश्तेदार बनकर बाजारों औरतें आती। रफीक शाह को इसका पूरा इल्म था। पाकिस्तान में पर्दे का बहुत अदब किया जाता है, इसलिए जब कोई बुर्का पोश औरत मुलाकात के लिए आती तो दूसरा कैदी वहां जाने से गुरेज करता था। किसी के ख्वाब में भी यह बात नहीं आ सकती थी कि सजाए मौत के कैदी से तखलिया में मुलाकात करने वाली औरत उसके रिश्तेदार ना होकर तिब्बी बाजार या रंग महल या शाही मोहल्ला या गुलबर्ग के इलाके की ऊंचे दर्जे की तवायफ हो सकती है। वह कैदी के पास तकरीबन 2-3 घंटे ठहरकर चली जाती। कैदी भी खुश, रफीक शाह भी खुश, और सबसे ज्यादा खुशी तो अल्लाह मियाँ को होती, जो आसमान पर बैठा देख देख कर खुश होता होगा कि मौत के मुंह में बैठकर भी ना खौफे खुदा है ना खौफे कजा। लेकिन जब वह चलन आम हो गया तो कैदी एक दूसरे के रिश्तेदारों को भी शक की निगाह से देखने लगे।
कई बार तो आवाज़ें कसी जाने लगी। इस पर जेल के अंदर ही खून खराबे की नौबत आ पहुंची। एक बार फांसी पहरे में यह हैवानियत का नंगा नाच जारी था कि किसी दिल जले ने ऑफिसर को शिकायत कर दी। फौरन ही छापा पड़ा और कोट लखपत जेल डिप्टी दरोगा ख्वाजा साहब ने एक कैदी को रंगों हाथों पकड़ लिया। मुसीबत रफीक शाह की भी आ गई, लेकिन यह कहकर साफ बरी हो गया, जनाब इसमें मेरा क्या कसूर है। आप लोग जिस मुलाकाती को अंदर भेजते हैं, मेरा काम उसे कैदी की कोठरी तक पहुंचाना है। खवातीन के मामले में पर्दे का अदब तो करना ही पड़ता है। अब यह किसी औरत के बुरके पर तो नहीं लिखा ना कि उसका कैदी से क्या रिश्ता है। जो उसने लिखवाया है हम तो वही समझते हैं। हम उनका चेहरा तक तो देख नहीं सकते, इस्लाम में इसकी मनाही है। और न ही हम उनको इस बात के लिए मजबूर कर सकते कि वह हमें अपना चेहरा दिखाए और हमारी मौजूदगी में अपने रिश्तेदार से मुलाकात करे। फिर एक वक्त में 20 मुलाकाती औरतें एक साथ फांसी पहरे पे आती हैं। हम किस किस की कोठरी में ताक झाक करते फिरें कि कौन क्या करता है। हम तो ख्वाब में भी यह नहीं सोच सकते कि सजाए मौत के कैदी होकर भी ये इस किस्म की नापाक हरकत को जेल की कोठरियों में सर अंजाम देंगे। मेरी जगह आप भी कुछ नहीं कर सकेंगे और ना ही खुद दरोगा साहब। यह सुनकर डिप्टी दरोगा झुलझला कर रह गया। हकीकत में ही हालात के पेशे नज़र रफीक शाह पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, इसलिए उसके बाद भी यह धंधा जारी रहा। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि पहले से कुछ एहतियात बरती जाने लगी। जिन लोगों को फांसी दी जाती, सुबह ही उनके कीमती कपड़े, जर्सी, स्वेटर, मफलर, दूसरे सामानों को रफीक शाह गायब करवा देता। जिनके आदमी को फांसी लग जाती, वे बेचारे कैदी की लाश हासिल करते या सामान की फिक्र। जब कोई मालदार असामी सजाए मौत पाकर आता तो रफीक शाह की लालची नजरें यह कह रही होती, बच्चा चढ़ जल्दी फांसी, क्योंकि जिस दिन तू फांसी को पाएगा, अल्लाह के फजल से यह तेरा सारा सामान मेरे घर आएगा। मगर वह बेचारा भी क्या करता। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जिन दिनों मैंने पाकिस्तान जाना शुरू किया, उन दिनों पाकिस्तान में खाना बहुत सस्ता था। एक आम ढाबे में 4 आने में पेट भर जाता। 2 आने अर्थात 12 पैसे में एक बड़ी नान मिलती, जिसका वजन 3 छटांक यानी 150 ग्राम होता, और साथ में खुश्क माश की दाल। साधारण आदमी 2-3 रोटियों से अधिक नहीं खा पाता था। अनारकली में एक शख्स भैंस के दूध की लस्सी का घड़ा लेकर बैठता था। उसके पास मक्की और बाजरे की रोटियां भी होती थी और साथ में मक्खन। वह आधा चटांक मक्खन और एक रोटी के 8 आने लेता था, और लस्सी जितनी आप पी सकें। सड़कों के किनारे परात में बना बनाया हलवा 3 रुपए सेर बिकता था। इसमें पिस्ता और बादाम पड़ा होता था, और उसकी खुशबू राह चलते राही को बरबस अपनी ओर खींच लिया करती। खालिस संतरे तथा किनों के जूस से बनी शीजान की बोतल 8 आने में मिलती थी। बादाम की गिरी 10 रुपए सेर थी। संतरे और माल्टे से एक नया फल किनो तैयार किया गया, जो 1 रुपए के 20 बिका करते। रोटी खाने की जरूरत ही नहीं रहती, सिर्फ फल खाते रहो और सेहत बनाते रहो। चाय का कप 2 आने में। इसी हिसाब से तनख्वाहें हुआ करती थी। पुलिस के सिपाही को 70 रुपए महीना मिलते थे। उस समय भारतीय पुलिस सिपाही को 255 रुपए मिला करते थे। भारत का थानेदार 750 रुपए वेतन पाकर भी टूटी फूटी साइकिल पर चला करता, जबकि पाकिस्तानी थानेदार 350 रुपए लेकर भी कार में घर से आता और कार से घर जाता। क्या मजाल टैक्सी वाले की कि वह किराया मांग ले। लड़के लड़कियों में फैशन शहरों तक ही सीमित था, गांव अभी तक बचे हुए थे। उन दिनों चुस्त कपड़ों का रिवाज था, लाहौर में जिसे टेडी फैशन कहते थे। पाकिस्तान में अक्सर दैनिक जीवन की जरूरत का सामान बाहर से आता था, यहाँ तक कि सुइयां भी विदेशी होती थी। विदेशी घड़ियों, टीवी, कैमरे, ये सब सामान बहुत सस्ता मिलता था। भारत में सोना उस समय 200 रुपये तोला था, जबकि पाकिस्तान में 90 रुपये तोला। अरब मुल्कों का सोना यहाँ से स्मगल होकर भारत पहुँचता। विदेशियों का हर समय पाकिस्तान में जमघट लगा रहता। हजारों की तादाद में विदेशी पैदल सफर करते हुए पाकिस्तान की सड़कों पर दिखाई देते। चीनी साहित्य की बाजार में भरमार थी। मिलों और कारखानों में यूनियनें उभर रही थी। दिशाहीन लोगों को दिशा मिल गई थी। लोग अयूब शाह के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। पाकिस्तान में पहली बार सही मायनों में एक सही विरोधी पार्टी का गठन हुआ था। पाकिस्तान के चारों सूबों में इसका पूरा प्रभाव था। पाकिस्तान के सभी अखबार इमरोज, नवाए वक्त, डॉन इनकी पीठ पर थे, इसलिए प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया था। लोग लाखों की तादाद में धड़ाधड़ पीपुल्स पार्टी में भर्ती हो रहे थे।
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से भी बढ़कर अगर किसी शख्स को पाकिस्तानियों ने प्यार दिया तो वह थे कायदे आवाम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जहां भी वह भुट्टो की एक झलक पाने के लिए जाते, लाखों का हजूम जुड़ जाता। लोग उनके एक इशारे पर मर मिटने को तैयार थे। लोगों को चौराहों पर कोड़े लगाए जाते। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को थाने में बुलवाकर बेतहाशा पीटा जाता। उनकी औरत की बेहुरमती की जाती, उस पर झूठे मुकदमे बनाए जाते। लेकिन उस उमड़ते सैलाब को रोकना लड़खड़ाती अयूब शाही के बस की बात नहीं थी। रोज किसी न किसी शहर में बम के धमाके होते, सरकारी इमारतें आग की नजर कर दी जाती। पीपल्स पार्टी ने यह सोच लिया था कि अगर उनके लिए कोई गुर्रिल्ला जंग भी लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। आधी आधी रात तक छुप कर मजलिसें होती, जिसमें भाग लेने वाले अधिकतर कॉलेज के नौजवान होते। उस कच्चे खून में भुट्टो साहब ने यह जवार भर दिया था कि जिसे न तो कोई अयूब शाही दबा सकी और न ही कोई याया खान। यह पाकिस्तान की बदकिस्मती कि भुट्टो साहब जरूरत से अधिक सादा दिल और लापरवाह साबित हुए और जिया उल हक द्वारा उसका तख्ता उलट कर दिया गया। उनके खिलाफ 1972-73 में जो पहली बगावत हुई और षड्यंत्र रचा गया था, उसमें 127 पाकिस्तानी फौजी अफसर कैद हुए थे। कैसे भुट्टो को फांसी पर लटकना पड़ा और जिया उल हक कैसे सत्ता में आए, इस पर आगे के पृष्ठों में जरूर रोशनी डालूंगा। हर पाकिस्तानी दूसरे पर यह जाहिर करना चाहता था कि वह और उसका परिवार गोश्त के साथ रोटी खाता है, चाहे सब्जी में सिर्फ एक ही बोटी क्यों ना डली हो, गोश्त जरूर होगा। दाल खाना गरीबी की निशानी मानी जाती है। बहुतों ने मजहब बदल लिया है, लेकिन उनके लहू से हिंदुस्तानी संस्कार नहीं गए। बसंत पर पतंग उड़ाई जाती है। शबे महाराज को जिस रात हजरत मोहम्मद साहब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे थे और जिस दिन उनका निगाह हुआ था, दोनों रोज पाकिस्तान के तमाम शहरों में दिवाली जैसी रौनक होती है। रोशनी की जाती है, पटाखे चलाए जाते हैं। शादी के वक्त उसी तरह मेहंदी रचती है, गीत गाए जाते हैं, दहेज दिया जाता है, लिया जाता है, लड़की विदा होती है, डोली पर पैसे लुटाए जाते हैं, पटाखे छूटते हैं। इंसान के मरने पर भी सिवाय जलाने और दफनाने के कोई और फर्क नहीं, उसी तरह जैसे भारत में होता है। मरने वाले की रूह की निजात, आत्मा की शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना की जाती है। यहाँ खाने वाले पंडित है तो वहाँ मौलवी, लेकिन रस्म अदायगी वही। यह देखकर कानों में गूंज उठते हैं 1965 में कहे गए हमारे मंत्री जनाब मोहम्मद करीम भाई छागला के वह अल्फाज। हिंदो पाक में बसने वाले सभी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, उनकी रगों में हिंदू खून बहता था। मजहब का लेबल बदलने से खून के रिश्ते नहीं टूटा करते। फिर सोचने लगते हैं कि अगर वह सब सही है जैसा कि आंखें देखती हैं, तो फिर यह कौन है, वह कौन है जो हमारे बीच नफरत की दीवारें खड़ी करता है। लोग हिंदुस्तानी रेडियो से बजने वाले फरमाइशी गाने बड़े चाव से सुनते हैं। आज भी उर्दू मजलिस का प्रोग्राम सुनते हुए या रफ़ी का नगमा सुनते हुए वे जहाँ के तहाँ खड़े हो जाते हैं। लता के गीत वहाँ बच्चा बच्चा मंत्रमुग्ध होकर सुनता है। इधर हम हिंदुस्तानी भी नूरजहां और मेहंदी हसन की गज़लों पर पागल हो जाते हैं। फैज़ अहमद फैज़ को शौक से पढ़ते हैं और गुनगुनाते हैं। जनाब जोश मलियाबादी, जो बड़े जोश में भारत छोड़कर पाकिस्तान गए थे, आज पछताते हैं और अपने कलाम में वह संदेश सुनाते हैं दोनों कौमों के नाम। आओ नफरत की तलवारें तोड़कर गले मिल जाएं और दोनों एक दूसरे से पूछें, कौन दुश्मन है जिसने हम में नफरत बोई है। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से मिलने के लिए छटपटाते हैं, जज्बात में खींची हुई सीमाओं की दीवार गिराना चाहते हैं, लेकिन दोनों तरफ के कौमी रहनुमा ऐसा करते हुए घबराते हैं। अगर हम एक हो गए तो उनकी रहनुमाई कहाँ जाएगी, और फिर हम लड़ेंगे नहीं तो विदेशी ताकतें अपने हथियार किसे बेचेंगी। पाकिस्तान ने फ्रांस के बने मिराज खरीदे, एटॉमिक एनर्जी कमीशन इस्लामाबाद में अणु तोड़ा गया, अमेरिका से लाखों की लागत का भारी पानी, यूरोनियम और प्लूटोनियम मंगाया गया। क्या यह सब इस छोटे मुल्क की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगा? किंतु तथाकथित राष्ट्रीय सम्मान और दुश्मन से बचाव के लिए दोनों देश ऐसा करते हैं। पाकिस्तान में कोई खास तामीरी काम नहीं हुआ था। लाहौर का डीएवी कॉलेज और स्कूल इस्लामिया स्कूल बना दिए गए थे। दयाल सिंह कॉलेज और लाइब्रेरी अपनी जगह कायम है। लाहौर का गुलाब देवी अस्पताल बखूबी काम कर रहा है। गांवों का हाल बहुत बुरा है, बिजली वहां पहुंची नहीं है। पाकिस्तानी हुक्मरानों का इस ओर ध्यान भी नहीं है। उनकी भरकस कोशिश और खर्चे तो यही हैं कि किस तरह आवाम को भारत के खिलाफ भड़काया जाए। उनका ध्यान हुकूमत की अंधेरगर्दी से हटाकर भारत की तरफ उलझाया जाए। जब भी अपनी हुकूमत खतरे में पाते हैं, कश्मीर पाकिस्तान का है का नारा लगाते हैं। यही अयूब ने किया, यही याया खान और शायद हर शासक
ऐसा ही करता चला जाएगा। सन 65 की जंग लड़कर दोनों तरफ के लोग पछताए हैं, लेकिन नफरत को भरने नहीं दिया जाता, उसे और बढ़ाया जाता है। हर साल 6 सितंबर को बड़े बड़े शहरों में पाकिस्तानी झंडे को खून में डुबोकर फहराया जाता है। हिंदुस्तान का भेड़िया आया की गुहार मचाकर वहां का हर डिक्टेटर और हर मुल्ला जनता को बेवकूफ बनाता है और खुद मलाई मक्खन उड़ाता है। यही कारण है कि वहां के शासक राष्ट्र निर्माण की बातें कम और इस्लाम के पुनर्जागरण की बातें ज्यादा बोलते हैं। खुद 21वीं सदी में रहकर जनता को 16वीं सदी से आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। और अगले वीडियो में बांग्लादेश में उथल पुथल। और सुनने वाले अगर कुछ नई पीढ़ी के लोग जुड़े हैं तो वो ये जान लें कि ये 70 के दशक की बातें हैं और आज 50 साल बाद दोहराई जा रही हैं, तो कुछ तो बदलाव हुआ होगा जो पीछे दोहराया है भास्कर साहब ने कि वहाँ ऐसा है ऐसा है। बहुत सारी चीज़ें शायद वैसी हैं लेकिन कुछ बदली हैं। शुक्रिया।